पिछले वीडियो से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, जब नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह किया गया तो उसमें कौन कौन से कार्यक्रम इस सत्याग्रह में किए जाएंगे, ये कार्यक्रम यहां पर हम देखते हैं। सिविल डिसोबीडियंस ऑफ सॉल्ट लॉ, टैक्स लॉज, फॉरेस्ट लॉज इत्यादि। यानी जहां कहीं नमक बनता होगा उन जगहों पर तो हम नमक कानून तोड़ करके सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, लेकिन इंटीरियर इलाकों में जहां पर नमक नहीं बनता वहां पर हम विभिन्न प्रकार के जो कर से संबंधित कानून है उन कर से संबंधित कानूनों को तोड़ेंगे, फॉरेस्ट से संबंधित कानूनों को तोड़ेंगे और भी जितने सरकारी कानून है उन कानूनों को तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब है सिविल डिसोबीडियंस के साथ, ठीक है, विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ, ठीक है, इन कानूनों को हम तोड़ेंगे। दूसरा था बायकॉट ऑफ लिकर, फॉरेन क्लॉथ्स एंड अदर गुड्स। जो विभिन्न प्रकार की विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी शराब था, विदेशी कपड़े थे, उनका बहिष्कार किया जाएगा। रिफ्यूज टू पे वेरियस टैक्सेस, विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, चौकीदारी कर, हाउसिंग कर, लैंड रेवेन्यू, सॉल्ट टैक्स, जितने प्रकार के कर हैं उन करों को हम नहीं देंगे। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, जो विदेशी संस्थाएं थी भारत में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कोर्ट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सरकारी ऑफिसेस हो, इन सब का बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। नॉन वायलेंट थ्रू आउट मूवमेंट, और इस पूरे आंदोलन के दौरान जो लोग भी टेक पार्ट कर रहे हैं इस आंदोलन में उनको नॉन वायलेंट रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। लोकल लीडरशिप इफ गांधी अरेस्टेड, इस बात का तो सख्त था कि गांधी और भी महत्वपूर्ण नेता जो है जो अरेस्ट कर लिए जाएंगे तो लोकल लेवल पे जो समझदार व्यक्ति हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनको ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। यानी स्थानीय नेतृत्व, लोकल लीडरशिप के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। स्प्रेड ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, अब ये नमक आंदोलन कैसे कैसे पूरे भारत में फैला, तो स्प्रेड रफली ऑल ओवर इंडिया इन डिफरेंट फॉर्म्स। पूरे भारत में लगभग नमक आंदोलन फैला, लेकिन हर जगह अलग अलग रूप में नमक आंदोलन फैला। उन स्थानों पर जहां नमक बन सकता था वहां नमक कानून को तोड़ करके इस आंदोलन को चलाया गया, लेकिन जहां नमक नहीं बन सकता था वहां चौकीदारी कर, फॉरेस्ट रूल्स और लॉज इत्यादि को तोड़ करके, तो देखते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के आंदोलन किए गए। पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक जगह जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान नामक एक पश्तून लीडर के नेतृत्व में नमक आंदोलन को चलाया गया। He organized a volunteer brigade known as खुदाई खिदमतगार। इसने खुदाई खिदमतगार नामक एक संस्था की स्थापना की 1929 में, इसी आंदोलन के दौरान से कुछ दिन पहले, ठीक है। और इसमें वॉलंटियर्स लोग होते थे जो जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के सरकारी कानूनों को तोड़ते थे। सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर में टेक्सटाइल मिल्स पे हड़ताल करके और नमक आंदोलन का समर्थन किया गया। धरसाना गुजरात में गांधी जी वहां पर पहुंचे थे, तो धरसाना में ऑलरेडी एक फैक्ट्री थी जहां पर नमक बनाया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी धरसाना सॉल्ट फैक्ट्री एंड ब्रोक सॉल्ट लॉ, गांधी जी यहां पर खुद पहुंचे और नमक कानून को तोड़ा, जिसके कारण गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो इसके विरोध में सरोजिनी नायडू, इमाम साहेब, मानिकलाल गांधी जो कि गांधीलाल के बेटे थे, ठीक है, ऐसे तमाम लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। अब जब थोड़ा सा मामला वहां पर विरोध इत्यादि में गर्मागर्मी होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हुई थी और 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। एन अमेरिकन जर्नलिस्ट रोड अबाउट इट, इस घटना को एक अमेरिकी जर्नलिस्ट देख रहा था और उसने लिखा है, जो उसने धरसाना में लाठीचार्ज की जो ब्रूटैलिटी देखी उस पर उसने लिखा, इन माय 18 ईयर ऑफ करियर इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न देशों में जो मैंने 18 साल जर्नलिज्म का अपना करियर किया है, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रूटैलिटी, इस प्रकार की ब्रूटैलिटी, निर्दयता उसने पर कहीं पर नहीं देखी। तो धरसाना में इस प्रकार से पुलिस ने निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया था। बिहार, नो टैक्स कैंपेन अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लीडरशिप संभाली थी और वहां पर विभिन्न प्रकार के करों को ना देने के लिए कैंपेन चलाया गया था और ये सब सॉल्ट सत्याग्रह को अपना कई रूपों में आंदोलन करके समर्थन देने का प्रयास था।
महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस में वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, जहां जहां जंगल वगैरह थे, ट्राइबल्स लोग थे, उन्होंने तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस में जो फॉरेस्ट रिलेटेड कानून है उनका वायलेशन करके नमक सत्याग्रह को अपना समर्थन दिया गया। यूनाइटेड प्रोविंस, आज का जो उत्तर प्रदेश है, नो रेंट टू जमींदार, जमींदारों को कर नहीं देने, जो रेंट किराया खेती वगैरह करते थे उसका किराया दिया जाता था, वो किराया देने से मना किया गया। मणिपुर और नागालैंड में वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज अंडर रानी गैडिंलियू, रानी गैडिंलियू के बारे में इसके पिछले कई वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनके नेतृत्व में वहां पर भी फॉरेस्ट लॉज को वायलेट किया गया। तमिलनाडु में सॉल्ट लॉज वर ब्रोकन बाय सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु उस समय मद्रास प्रोविंस कहलाता था, वहां पर सी राजगोपालाचारी ने, क्योंकि वो तटीय इलाका है, नमक कानून तोड़ा था, और चूंकि सी राजगोपालाचारी ने ये आंदोलन वेदारण्यम नामक जगह से शुरू किया था, इसलिए तमिलनाडु में इस आंदोलन को वेदारण्यम साल्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, VEDARANYAM, वेदारण्यम साल्ट मूवमेंट, जिनको सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून को अपना समर्थन देने के लिए, नमक सत्याग्रह को अपना समर्थन देने के लिए चलाया है। मालाबार में भी नमक कानून तोड़ा गया था, तटीय क्षेत्र है, के केरप्पन नामक वहां लीडर के नेतृत्व में यह काम किया गया था। आंध्र प्रदेश में भी नमक कानून तोड़ा गया था, और आंध्र प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं था, लेकिन वहां पर जो सत्याग्रह कर रहे थे आंदोलनकारी, उनके लिए शिविर, कई शिविर स्थापित किए गए थे, जिसको शिविरम कहा जाता था। अदर मोड्स ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के और भी कई तरीके थे, जिसमें जो सत्याग्रह का उद्देश्य था उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों का उपयोग किया गया था। प्रभात फेरी, सुबह सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनमें और कुछ बड़े लोग भी शामिल होते थे, और पूरे गांव और शहरों में प्रभात फेरी की जाती थी, जिसमें जो लड़कों की टोली होती थी, छोटे छोटे बच्चों की टोली, उनको बानर सेना कहा जाता था, और जो लड़कियों की टोली होती थी उसको मंजरी सेना कहा जाता था। ठीक है, बानर सेना, मंजरी सेना, तो इस मंजरी सेना में इंदिरा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सीक्रेट जर्नल्स, कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं छापे गए थे ताकि लोगों में बांटे और उसके उद्देश्य को प्रचार प्रसार किए जाते थे। मैजिक लैंटर्न, रात में लालटेन जला करके रखा जाता था कि ये संदेश है कि हमें पार्टिसिपेट करना है इसमें। ठीक है, उसको मैजिक लैंटर्न, लालटेन हम लोग कहते हैं जिसको। तो इस प्रकार के कई तरीके उपयोग किए गए थे। पार्टिसिपेंट्स, ये जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, ये असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने छेड़ा था उससे काफी व्यापक था, उससे बड़ा था। इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा मात्रा में थे। विमेन ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था, लेकिन उनकी तुलना में इस वाले में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा था। ग्रेटेस्ट नंबर सो फार, अब तक सबसे ज्यादा महिलाएं इस आंदोलन में भाग ली, और महिलाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल था वो पिकेटिंग, धरना देना शराब की दुकानों पर, असहयोग आंदोलन के समान ही। इनमें दो महत्वपूर्ण महिलाओं ने जो भाग लिया था इस आंदोलन में, उषा मेहता और सरोजनी नायडू। इनका थोड़ा सा बायोग्राफी हम लोग आगे चल के देखेंगे। स्टूडेंट्स, छात्रों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और छात्रों का सबसे महत्वपूर्ण काम था बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, क्योंकि थोड़ा युवा वर्ग में ही फैशन को लेकर क्रेज होता है, तो इनको यह काम दिया गया था कि आप विदेशी वस्तुओं का, खास करके विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। मुस्लिम्स, पूरे भारत के मुसलमानों ने इसमें टेक पार्ट नहीं किया था। ज्यादातर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो पश्तून मुसलमान थे, खुदाई खिदमतगार संगठन के अब्दुल खान गफ्फार के अनुयायी, उन्हीं ने इसमें भाग लिया था। और बिहार में जो बीवर क्लास के मुस्लिम थे, जुलाहे वर्ग के जो मुस्लिम थे, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा और भी जगहों पर मुस्लिमों में बहुत ज्यादा सक्रियता भी नहीं थी और बहुत ज्यादा निष्क्रियता भी नहीं थी। ठीक है, दोनों बातें। मर्चेंट्स, व्यापारियों में मेनली बंगाल और तमिलनाडु के व्यापारियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ट्राइबल्स, जनजातीय लोगों ने भी, सेंट्रल प्रोविंस के जनजातीय लोगों ने फॉरेस्ट कानून का उल्लंघन करके पार्टिसिपेट किया था। पीजेंट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और वर्कर्स में जो मिल वर्कर्स इत्यादि होते थे, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा के, तो काफी मात्रा में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा प्रोफेशनल्स, जो कि लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी इसमें टेक पार्ट किया था। नेशनलिस्ट लीडर्स ने काफी मात्रा में इसमें टेक पार्ट किया था। ठीक है, तो काफी मात्रा में इस आंदोलन में लोगों ने जो है अपना पार्टिसिपेशन दिया था। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था इस आंदोलन को लेकर के? गवर्नमेंट शुरू में नमक सत्याग्रह को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको लगा नमक जैसा आंदोलन
और लिखा भी गया है कई एक जगह पत्रकारों के द्वारा, जो विदेशी पत्रकार थे, कि अब भारत में नमक जैसा मजाक होगा इस टाइप से को तो सरकार ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी तो सरकार दिग्भ्रमित हो गई, इल्यूजनमेंट में आ गई कि अब क्या करें और क्या न करें। तो अल्टीमेटली सरकार वही करती है, सेना भेजती है, पुलिस भेजती है, लाठीचार्ज करवाती है, अरेस्ट करवाती है। तो अल्टीमेटली फिर वही हुआ। लेटर अरेस्टेड रफली 90,000 पार्टिसिपेंट्स, 90,000 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया था। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने पार्टिसिपेंट रहे होंगे, ठीक है, जिसमें गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया था, और भी उस समय के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान और भी थे, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एक लीडर के रूप में, ठीक है। गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो उनको यरवदा जेल महाराष्ट्र में रखा गया था। जब मूवमेंट बहुत तेजी से फैलने लगा और ये सारे राष्ट्रवादी नेता गिरफ्तार हो गए, तो गांधी ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी और कहा था लोकल लीडरशिप को तैयार रहना है। तो आंदोलन इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी तेजी से चलता रहा। इससे जो सरकार है वो और ज्यादा दबाव में आई, और वायसराय ऑफ इंडिया जो उस समय के थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने कांग्रेस को ऑफर दिया कि अब ये आंदोलन आप बंद कीजिए और लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसमें जाकर के भाग लीजिए, हम आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन गांधी जी उस समय जेल में थे, जवाहरलाल नेहरू भी जेल में थे, लेकिन उनको फिर रिहा कर दिया गया था। तो ये बात जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू लेकर के गांधी जी के पास यरवदा जेल में गए कि अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर दिया है, क्या करना है, आंदोलन जारी रखना है या आंदोलन बंद रखना है। गांधी ने कहा कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो आंदोलन आगे जारी रहा, ठीक है। इंपैक्ट, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? पहला, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड अदर आइटम्स ड्रॉप्ड बाय 1/3। जो विदेशी वस्तुएं और विदेशी कपड़े भारत में आते थे ब्रिटेन से, उनका इंपोर्ट, उनकी आयात में 1/3 की कमी आई। अब 1/3 की कमी आने का मतलब है जो ब्रिटिश पूंजीपति है, ब्रिटिश सरकार है, उनकी आमदनी में कमी आ जाना। दूसरा, गवर्नमेंट इनकम फ्रॉम लिकर, एक्साइज एंड लैंड रेवेन्यू रिड्यूस्ड बाय हाफ। लिकर, शराब से इनकी जो कमाई होती थी, एक्साइज माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगा के अपना पैसा वसूलते थे, तो चूंकि अब इंपोर्ट कम हो रहा है तो ड्यूटीज कम मिलेगी। लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व इत्यादि, क्योंकि टैक्स वगैरह दे नहीं रही थी जनता, तो काफी नुकसान इनको जो है इस आंदोलन के दौरान हुआ। और ऐसा माना जाता है कि विभिन्न प्रकार के टैक्सेस से जो इनको आमदनी होती थी उसमें लगभग आधी इनकी आमदनी रह गई, ठीक है, 50% लॉस इनको हुआ। ग्रेट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, हमने देखा कि महिला प्रोफेशनल्स, पीजेंट्स, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ग्रेट लेवल का पार्टिसिपेशन इस सत्याग्रह के दौरान हमें देखने को मिला। गेट वर्ल्ड वाइड अटेंशन, अब चूंकि उस समय अमेरिकी पत्रकार, फ्रेंच पत्रकार, जर्मन पत्रकार, ये तमाम भी भारत में आते थे, तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये बात दुनिया के कई देशों तक पहुंची और पूरी दुनिया का अटेंशन भारत में चल रहे सत्याग्रह की तरफ खिंचा। इंस्पायर्ड अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड जेम्स बेवेल फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका। 1960 के आसपास अमेरिका में सिविल राइट आंदोलन चला है। तो उनको किस प्रकार से आंदोलन चलाना चाहिए, उसकी आंदोलन की प्रेरणा इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से चलती है, और इसी तरीके से आंदोलन वहां पर भी सिविल डिसोबीडियंस के सिद्धांत पर चलाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उसके इंपैक्ट है। कुछ हम नोट्स देखते हैं महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ब्रिटिश इंपोज्ड सॉल्ट टैक्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1835। अंग्रेजों ने नमक कानून भारत में पहली बार 1835 में लगाया था, टू फैसिलिटेट इंपोर्ट, जिसका उद्देश्य था कि उनके जहाजों में, जो उनके बंदरगाह है, लिवरपूल बंदरगाह और भी जहां से उनके जहाज लद करके भारत आते थे, तो वहां से नमक लाद करके भारत लाया जाए, यानी ब्रिटेन का नमक भारत में इंपोर्ट किया जाए। इसलिए पहली बार 1835 में नमक पर टैक्स लगाया गया था और भारतीयों द्वारा भारत पर नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद उन्होंने एक कानून लेके आए जिसको कहा जाता था ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट 1882। इस एक्ट में यह कहा गया था कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर भारत में नमक नहीं बनाएगा। नमक केवल और केवल ब्रिटिश सरकार बनाएगी, या ब्रिटिश सरकार जो नमक बनाने वाले लोग हैं उनको लाइसेंस देगी। पहले कोई भी आदमी अपने ग्रामीण क्षेत्र में नमक बना लेता था, ठीक है, जो कोस्टल इलाके में रहते थे। अब नमक केवल सरकार बनाएगी या सरकार द्वारा जिनको लाइसेंस प्राप्त है
और ये लाइसेंस बहुत ऊंची कीमत में दिए जाते थे ताकि उन नमकों को बनाकर के वो जो आमदनी कमाए, ठीक है, तो बहुत ऊंची कीमत पर लाइसेंस दिए जाते थे। और 1882 में नमक टैक्स जब आया था, पहली बार ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट आया था भारत में, तो कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसने 1885 में अपना पहला सेशन जो किया था, उसी में S.A. स्वामीनाथ अय्यर द्वारा इस नमक कर का विरोध किया गया था। फाइनली क्या इस आंदोलन द्वारा नमक कर भारत में बंद कर दिया गया था? उत्तर है नहीं। नमक कर को जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तभी नमक कर को समाप्त किया जा सका था, ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। सॉल्ट कलेक्टर्स ऑफ रन ऑफ कच्छ जो है, वहां पर काफी मात्रा में नमक बनता था, तो वहां पर जो नमक बनाने वाले लोग थे उनको मलंगास कहते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सॉल्ट टैक्स वाज अर्लियर इम्पोज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्यन एंड मुगल पीरियड, ठीक है, तो भारत में भी नमक कर इसके पहले लग चुके थे, लेकिन वो बहुत कम, माइनर, वेरी माइल्ड होते थे। तो मौर्य काल में भी नमक कर लगाया जाता था, और नमक विभाग एक होता था मौर्य काल में जिसका मुखिया लवणाध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। इसी प्रकार मुगल काल में भी नमक पर टैक्स लगता था, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, सॉल्ट टैक्स जो है वो ब्रिटिश सरकार जो उस समय भारत में थी, उसकी टोटल रेवेन्यू का, उसकी टोटल आय का 8.2% हुआ करता था। ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि 100 रुपए की आमदनी में लगभग 8.5 रुपए आमदनी नमक कर से आ रहा है। नमक जैसी फ्री नेचुरल रिसोर्स पर इतना ज्यादा टैक्स लोग लगाते थे। मेमोरियल ऑफ दांडी मार्च, अब दांडी मार्च जब कंप्लीट हुआ तो आगे चल करके भारत में जगह जगह उसकी याद में कुछ स्थापत्य इत्यादि बनाए गए। तो मेमोरियल दांडी मार्च का कहां बना हुआ है? एक तो आईआईटी बॉम्बे में बनाया गया था, और अभी 2019 में दांडी में एक नेशनल सॉल्ट मेमोरियल, नेशनल दांडी सॉल्ट मेमोरियल की स्थापना 2019 में की गई है। और पुराना 500 का जो नोट था उसमें भी दांडी मार्च के चित्र बना हुआ है, जिसमें गांधी जी डंडा रख के जा रहे हैं, उनके पीछे उनके फॉलोवर्स हैं, ठीक है। किस्सा कहानी बाजार एक जगह है पेशावर में, ठीक है। वहां पर नमक सत्याग्रह को अपना समर्थन देने के लिए खुदाई खिदमतगार के जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। तो वहीं पर पुलिस ने सेना बुलवा ली थी और मार्शल लॉ लगा दिया था, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पेशावर में बहुत तेजी से यह आंदोलन फैल रहा है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं माने और आंदोलन करते रहे। तो ब्रिटिश सरकार ने सेना बुला करके और इन निहत्थे लोगों पर फायरिंग का आदेश दे दिया था। उस समय गढ़वाल राइफल, जो कि सेना का एक महत्वपूर्ण बटालियन था, उसने इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से मना किया था। लेकिन फिर बाद में जो गुरखा रेजिमेंट है, जो बड़े विश्वसनीय और ट्रस्टफुल रहे हैं हमेशा अंग्रेजों के, उन्होंने इसमें गोलीबारी की थी, जिसमें 15 कार्यकर्ता जो है गोली लगने से मारे गए थे। इसलिए इस घटना का नाम पड़ गया किस्सा कहानी बाजार मैस्कैरे, किस्सा कहानी बाजार हत्याकांड, ठीक है। तो किस्सा कहानी बाजार हत्याकांड का संबंध भी नमक सत्याग्रह से है, जो पेशावर में हुआ था। वेदारण्यम सॉल्ट मार्च जो है वो सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में तमिलनाडु और मद्रास में जो है वो किया गया था। धरसाना सॉल्ट मार्च और धरसाना गुजरात में भी जो सॉल्ट मार्च था, तो ये तीनों घटनाओं का संबंध भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट मूवमेंट से है। अब देखते हैं इस आंदोलन में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति। खान अब्दुल गफ्फार खान, 1890 में इनका जन्म आज का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ठीक है, वहां पर इनका जो है वो जन्म हुआ, और यानी पेशावर के आसपास इनका जन्म हुआ। और 1988 में पेशावर में ही इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इनकी इच्छा थी कि मुझे दफनाया अफगानिस्तान में जाए, ठीक है। तो अफगानिस्तान के जलालाबाद नामक जगह में इनको ले जाकर के दफनाया गया था। अब पश्तून इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्टिविस्ट, ये पश्तून पठान अफगानी मुसलमान थे, जो पश्तून या पश्तो जो एक ट्राइब्स होती है मुसलमानों में, उससे ये बिलोंग करते थे, ठीक है। एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता के महान समर्थक, सेकुलर माइंडसेट के व्यक्ति और गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले सच्चे व्यक्ति, गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत, सत्याग्रह के सिद्धांत को मानते थे, ठीक है। इनके कई नामों से इनको जाना जाता है। इनको बादशाह खान एक बहुत बड़ा ओहदा होता था सेना में, हम लोग जानते हैं। तो बादशाह खान माने खानों का भी बादशाह, फ्रंटियर या सीमांत गांधी,
क्योंकि वो सीमांत इलाकों में रहते थे। उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की सीमा उससे जो है अफगानिस्तान से मिलती थी। तो अफगानिस्तान और भारत की सीमा में ये प्रोविंस था, इसलिए इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और चूंकि यहां पर ये काम करते थे और गांधीवादी सिद्धांत से काम करते थे, इसलिए इनको अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी और उर्दू में सरहदी गांधी, तीनों का एक ही मतलब है कि नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है। बाचा खान, बाचा खान का मतलब भी वही होता है, खानों का खान। ठीक है। इसके अलावा फक्रे अफगान, अफगानियों का फक, गर्व, प्राउड, सरहदी खान, ऐसे कई नामों से ये जाने जाते हैं। इन्होंने सॉल्ट मूवमेंट के पहले 1929 में एक संस्था का स्थापना किया, खुदाई खिदमतगार, जिसमें वॉलेंटियर्स पश्तून मुसलमान जो है उसमें मेंबर्स हुआ करते थे। और इस संस्था का काम था एंटी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी ये, यानी भारत में और जो जहां जहां साम्राज्यवाद है उस साम्राज्यवाद का विरोध करना। इन्होंने भारत में भारत के विभाजन का भी विरोध किया था। और जब अल्टीमेटली विभाजन हो गया था तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ज्यादा नाराज थे, असंतुष्ट थे और उन्होंने कांग्रेस को कहा था, यू हैव थ्रोन अस टू द वोल्व्स, तुमने हमें लोमड़ियों के बीच में भेज दिया है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कांग्रेस से कहा था और बहुत ज्यादा दुखी थे विभाजन के। बन्नू रेजोल्यूशन 1947, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक बन्नू प्रस्ताव 1947 में लाया गया था, जो अंग्रेजों से एक मांग की गई थी कि जिस प्रकार भारत का विभाजन आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कर दिया है, उसी प्रकार हम पश्तूनों के लिए भी एक स्वतंत्र देश बनाया जाए जिसको हम लोग पश्तूनिस्तान बोलेंगे, या दूसरा ऑप्शन यह है कि हमें अफगानिस्तान में मिला दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर जो पश्तून पठान है वो अफगानिस्तान में रहते थे और पाकिस्तान वाला जो इलाका विभाजन के बाद गया था उसमें पश्तूनों की संख्या कम थी। इसलिए इनको डर था कि जो पश्तून है तो मुसलमान, लेकिन इनकी मान्यता, इनकी बोली, ये पठानी भाषा बोलते थे, उर्दू बहुत कम बोलते थे, तो इस प्रकार से इनकी जो रीति रिवाज संस्कृति है वो आज के पाकिस्तान के मुसलमानों से थोड़ी डिफरेंट थी। इसलिए इनका मानना था कि भाई हमें अलग से एक देश दे दिया जाए। अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी थी और जब विभाजन हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खान और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका वो पाकिस्तान में चला गया और इससे खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत दुखी थे। पाकिस्तान में भी ये जब तक रहे, 1988 में इनकी मृत्यु हुई, तो 47 के बाद ये पाकिस्तान की अवामी लीग नामक एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए थे और वहां पर पश्तूनों के हक में लड़ाई लड़ते रहे। कई बार इनको पाकिस्तान की सरकार ने जेल में डाला, कई बार इनको उनके घर में नजरबंद किया गया। ठीक है, यानी सुख से पाकिस्तान में ये रह नहीं पाए। ठीक, तो ये था उनका एक छोटी सी जानकारी। अवार्ड्स, इनको अनेक अंतरराष्ट्रीय और भारत के भी कई पुरस्कार इनको मिले हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रिजनर ऑफ कंसाइंस अवार्ड 1962, अंतर आत्मा की का कैदी, प्रिजनर ऑफ कंसाइंस अवार्ड, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, जो कि एक ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाली संस्था, उसके द्वारा 1962 में दिया गया। प्रिजनर ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बार बार जेल में डाला जाए, जिसको अपने घर में ही नजरबंद कर दिया जाए, केवल इसलिए कि वो किसी खास कम्युनिटी के हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान पश्तून कम्युनिटी की हक की लड़ाई पाकिस्तान में लड़ रहे थे और इसी कारण उनको बार बार जेल में डाला जाता था, नजरबंद किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, ऐसे तमाम, इसलिए उनको प्रिजनर ऑफ कंसाइंस अवार्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड 1967 में भारत का पुरस्कार है फॉर कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, गुडविल एंड फ्रेंडशिप अमंग द पीपल ऑफ वर्ल्ड। क्योंकि ये बहुत सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति थे और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बीच में भाईचारा और एक गुडविल हो सबके बीच में, उसके लिए ये निरंतर प्रयास करते थे। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण उनको जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल अवार्ड है भारत द्वारा स्थापित किया गया, ये पुरस्कार उनको 1967 में मिला। फिर भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1987 में दिया गया। हालांकि भारत रत्न केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को लिए भी जिन्होंने भारत के लिए या भारत के साथ बड़े महत्वपूर्ण संबंध बनाए हैं, भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही पहले नॉन इंडियन व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको
इनकी मृत्यु के ठीक पहले 1987 में ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था और आज तक लगभग 44 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार, 44-45 आप लिस्ट देख लेंगे, लोगों को मिल चुका है, जिनमें से 2 नॉन इंडियंस थे। पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये थी उनके बारे में जानकारी। खुदाई खिदमतगार, जिसका मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ईश्वर के कर्मचारी। खुदाई खिदमतगार एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्थापित किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून वॉलंटियर्स के द्वारा 1929 में। ठीक है, तो इस संगठन के जो फॉलोवर्स थे वो लाल कलर की कुर्ती पहनते थे, शर्ट जैसी कुर्ती, इसलिए इस संगठन के फॉलोवर को रेड शर्ट्स या सुर्ख पोश या लाल कुर्ती के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के आजादी के आंदोलन में अपना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और पार्टिसिपेटेड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आजादी के आंदोलन जो चल रही थी उसमें इन्होंने टेक पार्ट किया, पर्टिकुलरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। अब वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पश्तून या पठान मुस्लिम, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे, इनका इस संगठन का काम था शिक्षा को बढ़ाना, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी, साम्राज्यवाद का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाना और इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण संस्था हमने यहां पर समझ लिया। यहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के 3 बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं। इट इज माय इन मोस्ट कन्विक्शन, ये मेरा सबसे बड़ा विश्वास है कि दैट इस्लाम इज अमल, इस्लाम अमल है, यकीन है और मोहब्बत है। अमल का मतलब होता है सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ, इस्लाम का मतलब है निस्वार्थ सेवा, यकीन यानी फेथ और मोहब्बत यानी लव, यही इस्लाम है। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, ऐसा मेरा पक्का मानना है, ऐसा स्टेटमेंट खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया। ठीक है, ओनली अ डेड नेशन रिमेंबर्स इट्स हीरोज when they die, real nations respect them when they are alive। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इनका मानना है कि केवल मृत राष्ट्र ही ऐसे लोगों को याद करते हैं जो मर चुके हैं। असली राष्ट्र वही है जो अपने हीरोज को जीते जी मान दे, जीते जी सम्मान दे। मर जाने के बाद किसी व्यक्ति को लाख मान दो, सम्मान दो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो असली देश है, राष्ट्रवादी देश है, रिस्पेक्ट देयर हीरोज व्हेन दे आर अलाइव। ठीक, देयर इज एन ओपन कॉन्स्पिरेसी विद द मुस्लिम लीग टू बाथ द प्रोविंस इन ब्लड। जब देश का विभाजन हो रहा था तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हिंसा भड़क रही थी, बंगाल में हिंसा भड़क रही थी, जहां जहां भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और हिंसा भड़क रही थी। इस हिंसा को फैलाने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि यह एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें मुस्लिम लीग ने प्रांतों में खून बहा करके अपने हाथ रंग लिए। और यह षड्यंत्र किसने किया? अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही सेकुलर, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, ये तमाम बातें यहां पर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊषा मेहता और सरोजिनी नायडू के बारे में भी थोड़ा सा हम लाइफ स्केच देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले महत्वपूर्ण मुद्दे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।